हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि हम इकोलॉजी क्लासेस में ऑनलाइन वीडियोस की सहायता से अडेप्टेशंस को पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। जैसा कि आप जीरोफाइट्स को जानते हैं, जो एरिड हैबिटाट होता है जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है, ऐसी जगह पे ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, तो जो बाहर से आकारिकी होती है, जो बाह्य आकारिकी होती है, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो जीरोफिटिक प्लांट्स के ऐसे अडेप्टेशंस की हम बात करेंगे जो मॉर्फोलॉजिकल लेवल के हैं। इसके बाद में एनाटॉमिकल लेवल की बातें भी होंगी, फिजियोलॉजिकल लेवल की भी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल बातें करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। तो जड़ों को लेकर के जीरोफाइट्स में हमें कैसे अडेप्टेशंस देखने को मिल सकते हैं, या कौन से फीचर्स जीरोफिटिक रूट्स के साथ में एसोसिएट होते हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीरोफिटिक प्लांट्स की जड़ें वेल डेवलप्ड होती हैं। वेल डेवलप्ड कहने का मतलब ये है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे प्रकार का, और अच्छे बोलने का मतलब ये रहेगा कि उनके अंदर डेप्थ को लेकर के, ब्रांचिंग को लेकर के, और जैसा कि जड़ों का मेन काम पानी को एब्जॉर्ब करना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट का भाग जिम्मेदार होता है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम से ठीक पीछे का जो भाग होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि रूट हेयर वाला जो जोन है वो जड़ों के द्वारा होने वाले जल के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है। तो वो भाग इनके काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित होते हैं ताकि ये जड़ों की सहायता से काफ़ी गहराई तक और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड यहाँ पे डाला हुआ है, दिस इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब व्यापक होता है, यानी कि जहाँ तक संभव होगा, मैक्सिमम जो संभावना होती है, चाहे वो गहराई को हो या वो ब्रांचिंग को हो, तो वर्टिकल डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरोफिटिक प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो एक्सटेंसिव ग्रोथ दर्शाती हैं। यानी कि पानी की तलाश में इनकी जड़ें काफ़ी दूर तक और काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। इसी प्रकार से इनका ब्रांचिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कि प्रोफ्यूज का मतलब होता है बार बार, या अति जो होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग का मतलब होता है अति साकन, कि नॉर्मली जितना ब्रांचिंग जड़ों में होता है उससे ज़्यादा ब्रांचिंग हमें देखने को मिले तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग। तो बहुत ही ज़्यादा जो ब्रांचिंग है वो हमें इनकी जड़ों में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि पौधे के जो मेन बॉडी होती है, उस मेन बॉडी के हम दो भाग नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्राउंड लेवल से नीचे का भाग जिसे हम रूट सिस्टम या रूट बोलते हैं, और दूसरा ग्राउंड से ऊपर का भाग जिसमें तना, टहनियाँ, शाखाएँ, पत्तियाँ, फ्लावर ये सब आ जाता है, उसे हम बोलते हैं सूट सिस्टम। तो जड़ों को अगर हम जीरोफाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जीरोफिटिक पौधों की जो जड़ें हैं दे आर लॉन्गर दैन सूट्स, की जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग है उसकी तुलना में ज़मीन के नीचे वाला भाग यानी कि जड़ें ज़्यादा लंबी होती हैं। ये एक जनरल करैक्टर है जो जीरोफिटिक प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होता है, कि ज़मीन से ऊपर वाला भाग वो ज़्यादा विकसित या ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बजाय ज़मीन के नीचे वाला जो रूट्स है वो काफ़ी लंबाई में वृद्धि करके गहराई तक जाता है। क्योंकि जीरोफिटिक आवासों में या जीरोफिटिक प्लांट्स में जो आवश्यकता है वो पानी को सोखने की है, तो इसलिए जड़ें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। जबकि जो ज़मीन से ऊपर का जो सूट सिस्टम है उसका मेन काम फोटोसिंथेसिस होता है, ब्रांचिंग होता है, तो वो सारी चीज़ें पानी की कमी से लिमिटेड भी हो जाती हैं और
जो ड्राई एरिया हैं वहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी पुअर होती है, तो वहाँ पे सनलाइट को लेकर के ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम ट्रॉपिकल एरिया या डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे तो पौधों को सनलाइट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनके सूट सिस्टम काफ़ी लंबे और उनके जो हाइट है सूट की वो लंबी हो जाती है। बट जीरोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको हमेशा ओपन सनलाइट प्रोवाइडेड रहती है। बस उनके साथ समस्या पानी की होती है, इसलिए पानी की तलाश में उनकी जड़ें हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो जड़ें आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गर दैन सूट। देन काफ़ी सारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इन्हीं बातों को एक रेशियो के रूप में पूछा जाता है कि रूट अपॉन सूट रेशियो इनका कैसा होगा। तो जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो का मतलब जैसे रूट अपॉन सूट यहाँ पे लिखा है, तो अपॉन का मतलब जो रूट है उसकी वैल्यू हम ऊपर रखेंगे और सूट की वैल्यू हम उसके डिवाइड में लेंगे। तो अगर हम लेंथ के हिसाब से इसकी बात करें कि जड़ें ज़्यादा लंबी हैं और सूट उसकी तुलना में छोटा होता है, तो जब हम एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो एक से बड़ा आएगा। तो रूट अपॉन सूट रेशियो इनका हाई होता है और हम जनरली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो ये जनरल बातें थी जड़ों को लेकर के कि वेल डेवलप्ड हैं, एक्सटेंसिव हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हैं, सूट्स की तुलना में लंबी हैं और रूट सूट रेशियो इन पौधों का हाई होता है। इसके बाद में हम दो टेक्निकल वर्ड्स की बात करते हैं। वन इज डीप रूट और दूसरी है सैलो रूट्स। जैसा कि हम नाम से जानते हैं डीप का मतलब गहराई से होता है, तो ऐसे पौधे जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं या जड़ें जब बहुत नीचे तक जाती हैं ग्राउंड में तो उसी जड़ों को हम डीप रूट्स बोलते हैं। ऐसे पौधे जिनमें जड़ें बहुत गहराई तक जाएं, और बहुत गहराई का मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स होती हैं जहाँ पे चट्टानों के बीच में पानी स्टोर्ड रहता है ग्राउंड वाटर के रूप में, वहाँ तक जिन पौधों की जड़ें जाती हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं और उनको हम बोलते हैं टेबल फीडर्स। टेबल का मतलब ये है कि चट्टानों के अंदर जो पानी की टेबल्स होती हैं, ग्राउंड वाटर की टेबल्स होती हैं, वहाँ से वो पानी पीते हैं या पानी को उठाते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड एज टेबल फीडर्स। तो मोस्टली जो डीप रूट्स वाले हैं उनमें यहाँ के जो जीरोफिटिक श्रब्स हैं, जीरोफिटिक लाइनाज हैं, लाइनाज का मतलब जो लताएं होती हैं जो पेरिनियल भी हैं और उनके स्टेम काफ़ी वीक होने से दूसरे पेड़ों के तने का सहायता लेकर के ऊपर तक चढ़ती हैं, ऐसी वुडी लाइनाज। और जो ट्रीज हैं उनकी जड़ें डीप रूट्स के साथ होती हैं और इनमें से मोस्टली जो ट्रीज होते हैं, श्रब्स हैं वो टेबल फीडर नहीं होते हैं, लाइनाज टेबल फीडर नहीं होते हैं, बट जो ट्रीज हैं वो टेबल फीडर कैटेगरी में आते हैं। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर हमारा जो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, खेजड़ी का पौधा है, अकेसिया की स्पीसीज हैं, ऐसे ही साल्वेडोरा की स्पीसीज हैं, दे में बी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टेबल फीडर कि उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। इसके अलावा दूसरे ऐसे पौधे भी होते हैं जीरोफाइट ही जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी नहीं जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैलो रूट्स। सैलो का मतलब छिछला होता है, जो थोड़ी सी गहराई तक ही हो, ऊपर ऊपर की परतों तक हो, दैट आर सैलो। इनको सिंपली टेबल फीडर से कंपेयर करते हुए हम इनको सरफेस फीडर कह सकते हैं कि इनकी जड़ें ऊपर तक की होती हैं और सरफेस जो सोइल सरफेस हैं, ऊपर की जो मिट्टी की परतें होती हैं, केवल उनमें जितनी भी नमी होती है उससे ये अपना फीडिंग करते हैं, वाटर एब्जॉर्सन करते हैं। तो इसमें मोस्टली जो एफिमेरल प्लांट्स हैं जो केवल रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, या जो सक्यूलेंट पौधे हैं जिनकी जड़ें हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करके काफ़ी फाइब्रस सिस्टम, वेल ब्रांच सिस्टम इनकी फाइब्रस रूट्स का होता है, जिसकी सहायता से ये आसपास के एरिया में जितना भी पानी थोड़ी बहुत रेन से यहाँ आता है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का इनके पास सेलो रूट सिस्टम या सरफेस फीडिंग का हैबिट है वो पाया जाता है। इसके बाद में जीरोफिटिक प्लांट्स में कुछ ऐसे पौधे भी हमारे पास हो सकते हैं जहाँ जड़ें स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो एस्पेरागस रेसिमोसस है जिसको हम शतावरी बोलते हैं, वो अपनी जड़ों के अंदर स्टोरेज का काम करता है, दैट इज जीरोफिटिक प्लांट्स। इसी प्रकार से डेजर्ट में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जीरोफिटिक जिनकी जड़ें चीरकालिक होती हैं, जिनको हम पेरिनेटिंग रूट्स बोलते हैं, कि पौधे का
सूट सिस्टम है वो हर बार या तो डिस्टर्ब हो जाता है या उसको मवेशी ग्रेज कर लेते हैं या वो डेड हो जाता है, और हर बार जैसे ही रेनी सीजन आती है तो पौधे अपनी जड़ों से दोबारा से स्प्राउटिंग करते हैं और तेज़ी से वो पौधे ग्रो करके आते हैं। तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं डेजर्ट के, उनके अंदर जैसे कि हम बात करें तो जो सिट्रुलस कोलोसिंथिस होता है या लेप्टाडीनिया की स्पीसीज हैं, या कई बार हम देखते हैं कि विंटर सीजन के अंदर कैलोट्रोपिस का भी जो सूट है वो सारा का सारा ड्राई हो जाता है, विंटर इंजरीज उसको हो जाती है। देन आफ्टर जो पेरिनेटिंग रूट स्टॉक है वहाँ से दोबारा से स्प्राउटिंग इनके अंदर आती है। तो पेरिनेटिंग रूट्स भी हमें इनमें देखने को मिल सकती है। जड़ों के बाद में हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम हार्ड मिलेगा और वुडी होगा, और कुछ पौधों के अंदर ये राइजोम्स, ट्यूबर्स या बल्ब्स के रूप में अंडरग्राउंड भी हमें देखने को मिल सकता है। तो जो राइजोम फॉर्म है, ट्यूबर्स फॉर्म है या बल्ब्स के रूप में जो फॉर्म्स हैं वो हमें मोस्टली जो एनुअल प्लांट्स हैं जो एफिमेरल कैटेगरी के होंगे या जो बाइनियल और जो पेरिनियल श्रब्स कैटेगरी के जो पौधे हैं, केवल हमें राइजोम, ट्यूबर्स और बल्ब्स उन्हीं में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो ट्रीज और अंडर ट्रीज हैं उनमें हमें हार्ड और वुडी स्टेम देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके रूप में ग्रो करता है। देन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करें तो जीरोफिटिक प्लांट्स की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती है। दे नेवर ग्रो टॉलर, क्योंकि ज़मीन में पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, लिमिटेड रहती है। तो ज़मीन से ऊपर का जो पोर्शन है उसमें स्टेम और स्टेम की हाइट आ जाती है, तो वो ज़्यादा लंबी नहीं जा पाती है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाते हैं प्लांट्स की जो हाइट है वो कम होती चली जाती है। कुछ पौधे हमें ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग पाई जाती है, जैसे कि जड़ों में भी हमने बात की कि प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग मिल सकती है, वैसे स्टेम के अंदर भी प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग मिलेगी। लेकिन जो प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग है वो हमें देखने को मिलती है मोस्टली जो श्रब कैटेगरी के प्लांट्स हैं, जैसे कि हमारा लेप्टाडीनिया जिसको हम खीप बोलते हैं, उसमें हमें देखने को मिल सकती है। या जो जिजीफस है जिसको अपन बेर बोलते हैं उसमें हमें देखने को मिल सकती है, या कुछ ट्रीज़ के अंदर जैसे कि टेमेरिक्स एफाइला है उसमें हमें देखने को मिल सकती है। तो जहाँ भी प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग आती है और स्टेम के अंदर जब प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग होती है तो वहाँ पे हम जनरली एक टेक्निकल वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ जॉइंटेड। जैसा कि आपने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इफेड्रा की बातें की, और इफेड्रा को अगर आपने पढ़ा है तो आपको वहाँ से ये चीज़ याद आती है कि इफेड्रा के अंदर भी प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग होती है, उसको अपन जॉइंटेड ही बोलते हैं। तो प्रोफ्यूज़ ब्रांचिंग के लिए हम ऐसे स्टेम को जॉइंटिंग स्टेम के रूप में भी जानते हैं। देन आफ्टर स्टेम के जो यंगर पार्ट्स होते हैं, जो टेंडर पार्ट्स होते हैं, जो कोमल भाग होते हैं, वहाँ वैक्सी कवरिंग यानी कि मोम की जो कवरिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो मोस्टली जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनके हर्बिशियस पार्ट्स के ऊपर हमें वैक्सी कवरिंग देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं, जिनको मोस्टली कैटल्स ग्रैज करते हैं, उनकी सेल वॉल में सिलिका भी पाई जाती है, उनकी सरफेस के अंदर सिलिका का जमा होता है, और सिलिका का जमा उनको एंटी ग्रेजिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो देता है। मोस्टली जो एक्यांथेसी के पौधे हैं उनमें एज ए फीचर ये क्योंकि लीव्स के एपिडर्मिस के अंदर सिलिका पाई जाती है, तो कुछ टैक्सोनॉमिक पर्पज़ में भी सिलिका का डिपोजिशन काम में आता है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब सिलिका का जमाव इनके पौधे भित्तियों में होता है तो ये उनको ग्रेजिंग से बचाता है, एंटी ग्रेजिंग के रूप में उनके हेल्प करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं जिनके ऊपर काफ़ी घने हेयर्स या जो रोम होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें तो हमें कैरोट्रोपिस का जो तना है, जो आग का तना होता है, उसमें हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। देन एक और भी फीचर हम यहाँ पे कुछ पौधों में देख सकते हैं कि इनके तने रिब्ड होते हैं। रिब देखा जाए तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं उनको हम रिब बोलते हैं, और जब हम अपनी पसलियों को हाथ से छूते हैं तो हमें पता लगता है कि जहाँ भी पसली है वहाँ पे थोड़ा सा उभार फील होता है और दो पसलियों के बीच में गर्त फील होता है।
तो जो उभार वाले भाग होते हैं उनको रिजेज बोलते हैं, और दो रिजेस के बीच में जो गर्त होता है उसे खांच या फरो बोलते हैं। तो जैसा कि बात करें कि कैजुराइना है, लेप्टाडीनिया है, इफेड्रा भी इसी कैटेगरी में आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है। तो वहाँ पे हमें रिब्ड स्टेम यानी कि जो धारीदार स्टेम है जिसमें रिजेज एंड फरोज मिलते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब किसी हम रिब्ड स्टेम की बात करें तो रिब्ड स्टेम के अंदर जो फर्रोज वाले भाग होते हैं उन फर्रोज वाले भागों में ही सनकन स्टोमेटा भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सनकन स्टोमेटा भी अपने आप में एक जीरोफिटिक करैक्टर होता है। तो रिब्ड स्टेम रिजेस का बनना, रिजेस के रूप में जब हम एनाटॉमिकली बातें करेंगे तो वहाँ पे स्क्लेरनकाइमा के पैचेस पाए जाते हैं, वो भी एक जीरोफिटिक करैक्टर है। सनकन स्टोमेटा और उनका लिमिटिंग कि फर्रोज वाले एरिया में ही वो मिलते हैं, दैट आर अगेन जीरोफिटिक करैक्टर। तो रिब्ड स्टेम और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं तो वो सभी जीरोफिटिक प्लांट्स के लिए एज एडेप्टेशन काम करती हैं। देन आफ्टर हम जैसा कि काफ़ी सारे प्लांट्स में देखते हैं और वहाँ पे पत्तियाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, पत्तियाँ ज़्यादा पाई भी नहीं जाती हैं, उनकी साइज़ भी छोटी होती है और जल्दी झड़ जाती हैं। तो ऐसे पौधों में जो तने हैं, जो स्टेम पार्ट्स होते हैं, वही स्टेम पार्ट ग्रीन भी हो जाते हैं और फोटोसिंथेटिक का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हमारे पास जीरोफिटिक कैटेगरी में होते हैं जिनके अंदर हमें एक मिल्की लैटेक्स देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें कैलोट्रोपिस की, उसमें हमें देखने को मिल जाएगा, नीरियम की स्पीसीज़ हैं उनमें देखने को मिल जाएगा, यूफोरबिया की स्पीसीज़ में हमें देखने को मिल सकता है, आर्जिमोन में हमें देखने को मिल सकता है। देयर आर सो मैनी प्लांट्स जिनके अंदर लेटेक्स पाया जाता है। और जो लेटेक्स है, ये लेटेक्स एक प्रकार का ऐसा विस्कस गाढ़ा फ्लूइड होता है जिसमें ट्राइटर्पिनॉइड्स का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये इसको जो ऑस्मेटिक प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, वाटर लॉसेस को मिनिमाइज़ कराते हैं, और कई बार तो एंटी ग्रेजिंग के रूप में भी इन पोलन्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो तमाम बातें हमने यहाँ पे देखी कि चाहे लेटेक्स मिल रहा हो, चाहे स्टेम ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो गया हो, रिब्ड हो, डेंसली हेड हो, सिलिका पाई जा रही हो, वैक्सी कवरिंग हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, हाइट लो हो, वुडी हो, ये सारी बातें हमें जीरोफिटिक कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम के साथ में एसोसिएट मिल जाती हैं, या उनके स्टेम के साथ जुड़े हुए ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो उनको पर्टिकुलर जो जीरोफिटिक आवास होता है उसमें रहने के लायक अडेप्टेशंस के रूप में इनकी लाइफ में ये काम आते हैं। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और ये जीरोफिटिक प्लांट्स के साथ में जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहला टर्म है फिल्लोक्लैड। ये ऐसे टर्म हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आते हैं, और जो यूजी पीजी स्टैंडर्ड की जो एनुअल एग्जामिनेशंस होती हैं उन एनुअल एग्जामिनेशंस में भी ये एक शॉर्ट नोट के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको कंफर्म पता भी होना चाहिए और इनके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, और कुछ ऐसे सिंपल डायग्राम्स भी आपको याद होने चाहिए जो आप बनाएं तो आपका जो आंसर है वो प्रॉपर फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिलोक्लैड की, तो आपको ध्यान ये रखना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आप उस पर फोकस करें कि स्टेम है ये। फिलोक्लेड की जब भी बात आएगी तो ये एक्चुअल में पौधे का कौन सा भाग होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेम होता है बट लुकिंग लाइफ लीफ, लेकिन लगता ऐसा है कि पत्ती हो। ध्यान देना इस बात के ऊपर। फिलोक्लेड ऐसे स्टेम हैं जो पत्ती जैसे दिखते हैं लेकिन ख़ास बात एक और भी है इनके साथ में कि जो भी स्ट्रक्चर फिलोक्लेड के रूप में मॉडिफाई होती है या फिलोक्लेड के रूप में जो भी पार्ट हम देखते हैं या समझते हैं उसमें मल्टीपल इंटरनोड्स होती हैं। स्टेम है तो स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। जब कई सारे इंटरनोड एक साथ रूपांतरित होकर के इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं जिसमें हर एक इंटरनोड एक पत्ती की तरह दिखाई देता है, तो हम ऐसी कई इंटरनोड्स के रूपांतरण से बनी हुई संरचना को हम बोलते हैं फिलोक्लेड। जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये ओपनसिया का डायग्राम है और इस ओपनसिया के डायग्राम के अंदर हमें जो एक पत्ती दिख रही है ये एक पत्ती नहीं है, एक्चुअल में ये एक इंटरनोड है और इंटरनोड वाला भाग है वो फ्लैट हो गया है
चपटा हो गया है, मैसिव भी हो गया है, ग्रीन भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और सक्यूलेंट है, साथ में तो वाटर स्टोरेज भी कर रहा है और मॉडिफाई भी है। हमें लगता नहीं है कि ये तना है या इंटरनोड है, लेकिन ये एनाटॉमिकली देखें तो ये पौधे का इंटरनोड वाला भाग ही है। तो ऐसे जो फीचर्स हैं, ऐसे जो मॉडिफिकेशंस हैं कि इंटरनोड्स दे आर मॉडिफाइड इनटू flattened leaf like structures that can perform the function of photosynthesis as well as they can store the water contents in their specific tissues, जो उनको सक्यूलेंट कैटेगरी में ले जाता है। तो ऐसी संरचनाओं को हम बोलते हैं फिल्लोक्लेट। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ओपनसिया है, कोकोलाबा है, एपिफिलम ट्रंकेटम है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम फिल्लोक्लेट कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं सेकंड टर्म दैट इज़ क्लेडोट। जैसा कि आपने वहाँ पे डिस्कस किया, वैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली बात को फोकस करते हैं कि ब्रांच है ये, वो वहाँ पे था स्टेम, और ये ब्रांच, स्टेम और ब्रांच में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली कई बार हम देखते हैं कि ब्रांच भी हमें स्टेम जैसी ही दिखाई देती है। तो ब्रांच है लुकिंग लाइक लीफ, लेकिन फिल्लोक्लेड से इनमें जो अंतर होता है वो ये है कि इनमें कई सारी इंटरनोड नहीं होती हैं विथ सिंगल इंटरनोड। फिल्लोक्लेड में कई सारे इंटरनोड आ जाएंगे, जबकि क्लेडोड में सिंगल इंटरनोड होगा। इंटरनोड है तो डेफिनेटली दैट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच, क्योंकि स्टेम में ही नोड इंटरनोड पाई जाती हैं, ब्रांच में नोड इंटरनोड पाई जाती हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि फिल्लोक्लेड से इसको कंपेयर करें तो इसमें केवल एक इंटरनोड होती है, यानी कि फिल्लोक्लेड कई सारी इंटरनोड का पत्ती के रूप में रूपांतरित भाग है, जबकि क्लेडोड एक इंटरनोड का पत्ती के रूप में रूपांतरित भाग है। जैसा कि हम एस्पेरागस जो सतावर होता है उसमें हम इसको देख सकते हैं। तो ये पहला पौधा सतावर का जो सूट है वो हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये इसका मेन ब्रांच स्टेम जिसके ऊपर ब्रांचेज हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप उसकी रिब्ड कंडीशन भी देख सकते हैं कि उसके ऊपर रिजेज एंड फरो होते हैं, और सिंगल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंगल लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, या हम इनसे थोड़ा सा लास्ट वाले पिक्चर से इसको कंपेयर करें तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक्चुअल लीफ नहीं है। एक्चुअल जो लीफ हैं वो तो नीचे जो हमें कांटे जैसी दिखाई दे रही हैं, लास्ट पिक्चर के अंदर जो एरो भी लगा है, दे आर द एक्चुअल लीव्स। बट जो इंटरनोड था, एक सिंगल ब्रांच का जो इंटरनोड है वो रूपांतरित हो गया, फ्लैट हो गया है, और वो ग्रीन भी हो गया है, और वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो दैट स्ट्रक्चर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल इंटरनोड बाय द फ्लैटनिंग एंड लुकिंग लाइक टू ए लीफ, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लेडोड। तो एस्पेरागस क्लेडोड का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, और एस्पेरागस की जो फैमिली है एस्पेरेजेसी, उसको हम टेक्निकली क्लेडोड फैमिली के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसी बातें आपको टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में याद होनी चाहिए। एंड देन लास्ट वन इज़ द मॉडिफिकेशन दैट इज़ कॉल्ड एज फिल्लोड। तो तीसरा जो मॉडिफिकेशन है उसको हम फिल्लोड बोलेंगे। और अगर हम यहाँ फिल्लोड की बात करें तो फिल्लोड के लिए हमारे पास जो इसका प्रॉपर कंसिडरेशन आएगा वो ये आएगा कि लीफ का जो पिटियोल होता है, लीफ के दो भाग होते हैं, नीचे का वृंत उसे पिटियोल बोलते हैं, और पिटियोल से आगे का जो पर्णफलक होता है वो मैन फोटोसिंथेसिस का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो पिटियोल होगा, जो पर्णवृंत वाला भाग होता है, वो चपटा होकर के पत्ते की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि मेन जो चपटा और फोटोसिंथेटिक भाग है वो ब्लेड ना होकर के पिटियोल होता है। तो लीफ petiole being modified and being flattened to perform photosynthesis, it will be called as phyllodes. मोस्टली जो अकेसिया की स्पीसीज हैं, पार्किंसोनिया एक्यूलाटा है, इनके अंदर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि पत्तियां काफ़ी छोटी भी होती हैं, रिड्यूस भी होती हैं, गिर भी जाती हैं जल्दी, लेकिन जो पिटियोल है वो फ्लैटेंड होकर के ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये लास्ट वाले डायग्राम के अंदर ये पार्किंसोनिया है, जो मोस्टली जो एरिड हैबिटाट है वहाँ पे नॉर्मली इसको अपन हैजेस के रूप में या जो दीवार के सहारे ये पौधे हम ऑर्नामेंटल पर्पस से भी कई बार लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीफ है
वो लिप तो बहुत ही छोटी सी हैं, जबकि जो पिटियोल है वो फ्लैटेंड हो जाता है। तो दीज लाइक स्ट्रक्चर जो पिटियोल के फ्लैटनिंग से बनती हैं, दे आर कॉल्ड एज फिलोड। तो दोबारा से समराइज कर लेते हैं बातों को। फिलोड में आपको ध्यान रखना है कि लीफ का पिटियोल है जो फ्लैट हो गया है, क्लेडोड में सिंगल इंटरनोड है जो फ्लैट हो गई है, और फिलोक्लेड में मल्टीपल इंटरनोड्स हैं जो फ्लैट हो गई हैं। फ्लैट सभी में है, फोटोसिंथेटिक सभी हैं, लीफ लाइक सभी हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिशन क्या है या बना किससे है। इनके एग्जांपल्स पे आपको ध्यान रखने हैं। तो आई होप ये जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के रूप में जो भी बातें हमने यहाँ पे की हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी। तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे और ईयरफोन लगा करके आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो और वीडियोज़ हैं उनको आप असेस करने के लिए नीचे दिए हुए इस ब्लू लिंक को भी आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं चैनल के ऊपर। वहाँ से बाकी वीडियोज़ को भी आप असेस कर सकते हैं, जहाँ पे और टॉपिक्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और ये जो आज का वीडियो था आप इसको प्रॉपर समराइज़ करेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स आप तैयार करेंगे, और साथ में ये जब आप इसके नोट्स बनाते हैं तो स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल फीडर जैसी बातें पता होनी चाहिए, स्टोरेज रूट्स की बातें पता होनी चाहिए, रूट सूट रेशियो की बातें पता होनी चाहिए, जो टेक्निकल टर्म्स फिलोड क्लेडोड फिलोक्लेडिंग्स की बातें की, एग्जाम्पल्स की बात की, क्लेडोड फैमिली की बातें की, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो ओके देन, थैंक यू सो मच।